वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, तो वेटेज इसका एक क्वेश्चन का है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है आज के वर्ल्ड में। ओजोन डिप्लेशन, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं ओजोन के कम होने से। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन गया कि भैया कौन से लेयर में होती है इस स्ट्रेटोस्फीयर में। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि ओजोन की लेयर होती कौन सी लेयर में है, एटमॉस्फेयर के। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, क्लियर कट है। तो देयर इज अ गुड ओजोन ऑल्सो। This ozone is found in the upper part of the atmosphere called stratosphere, and it acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. इसका मेजर काम है कि जो यूवी रेज आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब करना। तो यूवी रेज आर हाईली इंजीरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको पता है। सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब यूवी रेज and its high energy breaks the chemical bonds within these molecules। ये लाइन जो लिखी है ना, 4 लाइन है, 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूवी लाइट का पूरा पूरा इफेक्ट पता लगा रहा क्या करती है यूवी लाइट। तो आपने देख लिया यूवी लाइट का क्या इफेक्ट है। अब एक चीज ये देखो, ये ओजोन होल दिख रहा है ना तुमको। तो ओजोन होल इज द एरिया अबव द अंटार्कटिका shown in purple color where the ozone layer is the thinnest। ये रहा thinnest, ठीक है। तो ओजोन thickness is given in Dobson unit। See carefully the scale shown in color violet to red। The ozone hole over Antarctica develops each year between late August and early October। कोर्ट से नासा, तो नासा की परमिशन से लिया गया भैया। The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in terms of Dobson unit। तो ये Dobson unit पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस चीज़ को मेजर करते हैं। तो थिकनेस ऑफ द ओजोन कैसे मेजर करते हैं, कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड। ये एक इसका मेथड है डॉब्सन का कि कॉलम ऑफ एयर, एयर के बहुत सारे कॉलम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको फिर ग्राउंड से हम मेजर करते हैं कितनी थिक है। तो इसका मेथड है डॉब्सन यूनिट, जो कि ओजोन की थिकनेस के लिए, ना कि ओजोन की कंसंट्रेशन के लिए। हालांकि इनडायरेक्टली मीनिंग वही है, लेकिन हम थिकनेस मेजर करेंगे कितनी थिक है। तो ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब देखो, यूवी लाइट ही ओजोन को बनाती है और ओजोन ही यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्शन देती है। देखो क्या मतलब रिलेशन है। And also degraded into molecular oxygen in the stratosphere। There should be a balance between the production and degradation of ozone in the atmosphere। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कि अगर दोनों के प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन में बैलेंस होगा तो चीज़ें सही चलेंगी। जहाँ बैलेंस बिगड़ा वहाँ मामला गड़बड़ा। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, बस ये ध्यान रखो। Of late, the balance has been disrupted due to the enhancement of ozone degradation by CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका इन्हेंसमेंट होगा तो भैया ओजोन का डिग्रेडेशन होगा। तो CFC फाइंड वाइड यूजेज रेफ्रिजरेंट, जो हमारे फ्रिज वगैरह में भरी होती है ना गैस, कूलेंट तो नहीं, मतलब जो ठंडक देती हैं वो होती है तुम्हारी CFCs। तो CFC डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मूव अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फीयर तक ही पहुंच जाती हैं। इन स्ट्रेटोस्फीयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोराइड एटम्स। तो CFC ऊपर गई, यूवी लाइट ने एक्ट किया, क्लोरीन अलग हो गया। अब यही क्लोरीन जो है तुम्हारा डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसी क्लोरीन से। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी कि यही क्लोरीन फिश के लिए बहुत टॉक्सिक है। अगर पानी के अंदर थोड़ी सी भी क्लोरीन चली जाए तो फिश में जहर का काम करती है ये। तो कहते हैं ना कि भाई ब्लीचिंग पाउडर से फिश कंट्रोल पकड़ रहे हैं, तो क्लोरीन का देख लो कितना वो है, टॉक्सिक बहुत है क्लोरीन।
विद दीज एटम एक्टिंग मियरली एज कैटालिस्ट। अब क्लोरीन का काम तो कैटालिस्ट का है, तो भैया कैटालिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, करता है लेकिन बहुत ट्रांजिएंट स्टेट में होता है, तो इसका कंजप्शन होगा नहीं, तो ये बहुत सारी रिएक्शंस को करा देगा। तो क्लोराइड एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, क्लियरली बात हो गई। हेंस व्हाटएवर CFCs आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन। ये तुम्हें ध्यान देना है, मतलब परमानेंट इफेक्ट हो गया। अब हम ये कह रहे हैं लेवल्स। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज ऑकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, पहली चीज द डिप्लीशन इज पार्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द अंटार्कटिक रीजन। ये चीज ध्यान रखो कि अंटार्कटिक रीजन के ऊपर है। दिस हैज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर कॉमनली कॉल्ड एज ओजोन होल। तो अब तुम्हें समझ में आया कि ओजोन परत जो होती है उसमें छेद हो जाती है। छेद तो नहीं होती, एक्चुअली में होता क्या है कि उसके अंदर थिकनेस कम हो जाती है, उसको हम ओजोन होल बोल देते हैं। ये नहीं कि पूरा छेद हो गया, वहाँ पे थिकनेस बहुत कम हो गई, तो दैट एक्ट्स लाइक ए होल, तो उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। अब देखो यूवी लाइट के विनाशकारी प्रभाव बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है यूवी लाइट, और सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये भैया कैंसर होता है। कभी भी आपने यूवी लाइट पे काम किया हो, जैसे कि ट्रांस इल्यूमिनेटर रिसर्च लैब में होते हैं, जो कि DNA की जो बैंड्स होती है अगारो जेल पे, उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। कभी भी आप उसको आंखों से देख लो, आंखों में दर्द होने लग जाता है क्योंकि कॉर्निया यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये रियल एक्सपीरियंस है। द यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी। अब देखो यूवी के तीन टाइप होते हैं, यूवी A, B और C टाइप। तो यूवी बी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। गिवन दैट यहाँ है यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी, जो यूवी बी से कम है वो कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगी। गिवन दैट ओजोन लेयर इज इंटैक्ट, ओजोन लेयर तुम्हारी इंटैक्ट रहेगी, बट यूवी बी डैमेजेस DNA एंड म्यूटेशन में अकर। जो यूवी बी रेडिएशन है सबसे हार्मफुल है, और इससे DNA का डैमेज होता है और म्यूटेशन हो जाता है। इट कॉजेस एजिंग ऑफ स्किन, पहली दिक्कत, डैमेज टू द स्किन सेल दूसरी दिक्कत, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर तीसरी दिक्कत। तो इन ह्यूमन में देख लो कि आई कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, अभी तुम्हें बताया है, एंड ए हाई डोज ऑफ यूवी बी कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। अगर यूवी बी की बहुत ज़्यादा हाई डोज मिल गई तो कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाती है आँखें अंदर से, कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। ये देखो स्लो ब्लाइंडनेस एग्जाम में आ चुका है नीट में, तो ये वर्ड बड़ा हाईलाइटेड वर्ड है। कैटरेक्ट हो जाता है, सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, कॉर्निया को डैमेज कर सकते हैं ये। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस मेडिकल एंट्रेंस में नहीं आया, जब से मेडिकल हुआ है, ठीक है जी, हर साल ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता ही आता है, इसके साथ साथ कियोटो प्रोटोकॉल भी है, तो दोनों जो है कहीं ना कहीं रिपीट आते रहते हैं। तो हम देखते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द डेलेटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड एट मॉन्ट्रियल। कहाँ पे है, कनाडा में। कब किया गया, 1987 में। इफेक्ट कब हुआ, 1989 में। ये ध्यान देने वाली बात है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है कि 87 में आया लेकिन 89 में इफेक्ट हुआ, ये भी ध्यान देना। टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो इसमें जो है ये ध्यान देना, एक्चुअली कन्फ्यूजन होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो तुम्हारा रायो डी जेनारियो में हुआ था फॉरेस्ट वाला, उसको लेके थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब समझ जाओ कि ओजोन से है, ओ से समझ जाओ, ओ से मॉन्ट्रियल, ओ मतलब ओजोन। Subsequently, many more efforts have been made, and protocol have laid down definite roadmaps separately for developed and developing countries for reducing the emission of CFCs and other ozone depleting chemicals। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे बड़ा स्टेप था इसको रोकने के लिए। तो UVB लाइट के विनाशकारी प्रभाव देखोगे। ओजोन होल क्या होती है, एक्चुअली में थिकनेस कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर छेद हो जाती है। ओजोन होती कौन सी लेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। मेजर किस में करते हैं इसकी थिकनेस को, तो डॉप्सन इंडेंट में। कैसे करते हैं, तो इसको बनाते हैं हम कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। बड़े छोटे छोटे कॉलम्स में बांट लेते हैं, उनकी हाइट के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं।
तो इस तरीके से ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर तुम्हारा खत्म हुआ और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।